हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड ग्रेड ए के लिए ईएसआई, एआरडी और जनरल अवेयरनेस का नेक्स्ट पार्ट लेकर। आज की वीडियो में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, इसका सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की पहली वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की परिभाषा क्या है, ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसके हिसाब से इंडिया में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं, साथ ही साथ प्लानिंग कमीशन के हिसाब से इंडिया में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, और जो फर्स्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन है यानी वेस्टर्न हिमालयन रीजन, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। आज के पार्ट में जो रिमेनिंग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उनकी क्या क्या क्वालिटीज हैं, जैसे मैक्सिमम क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहाँ है, मोस्ट ज्योग्राफिकल एरिया कहाँ है, ये सब हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का ये पार्ट सेकंड है। नाबार्ड का एग्जाम कब होगा या नहीं होगा, मेरे ख्याल से अब ये चर्चा का विषय नहीं रहा है। आपको अपने प्रिपरेशन पर फोकस करना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि मैं जब भी बनाता हूं तो ये दिमाग में रखते हुए बनाता हूं कि नाबार्ड के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी आपका मन है देखना या नहीं देखना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आज का पहला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी, आज की वीडियो में क्रॉपिंग इंटेंसिटी, नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ये तीन टर्म बहुत बार यूज किए गए हैं। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमें पता होना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे उनको। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी फार्मर के पास 3 हेक्टेयर लैंड है और वो खरीफ सीजन में 5 एकड़ में जबकि रबी सीजन में 7 एकड़ में कल्टीवेशन करता है, तो उस फार्म लैंड की टोटल क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या हो जाएगी। तो उस फार्म लैंड की टोटल क्रॉपिंग इंटेंसिटी, पहली बात तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके अलावा फॉर्मूला जो है उसमें टर्म जो यूज किए गए हैं वो क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन का जवाब बता देता हूं, बाद में आके इसको सॉल्व करेंगे वापस। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 162%, क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो जाएगी 162%। ये देख लीजिए, क्रॉपिंग इंटेंसिटी किसी एग्रीकल्चरल ईयर में, एग्रीकल्चरल ईयर कब से स्टार्ट होता है, जुलाई से स्टार्ट होता है और जून में जाके समाप्त होता है। जुलाई से जो स्टार्ट होता है, पहले खरीफ स्टार्ट हो जाता है आपका, फिर आपका रबी आता है, फिर आता है आपका जायद। ये तीन आपके सीजन आते हैं एग्रीकल्चर के। जुलाई से स्टार्ट होके एग्रीकल्चरल ईयर आपका जून में समाप्त हो जाता है। तो किसी एग्रीकल्चरल ईयर में एक सिंगल यानी सेम फील्ड में जितनी क्रॉप्स उगाई जाती हैं उनको शामिल किया जाता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी में। यानी सपोज करिए आपके पास 1 एकड़ लैंड है, आप रबी खरीफ जायद में कितनी बार क्रॉप उगाते हैं उससे डिसाइड होता है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइड बाय नेट सोन एरिया इनटू 100, ये होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब पहले हमें ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया पता होना चाहिए, नेट सोन एरिया पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग टिक कर पाएंगे। तो नेट सोन एरिया क्या होता है, नेट सोन एरिया होता है कि आपके पास लैंड कितनी है। सपोज करिए 5 एकड़ आपके पास लैंड है, तो वो हो गया आपका नेट सोन एरिया, यानी इससे ज्यादा आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। भाई किसी दूसरे के खेत में जाके थोड़ी ना कि मेड़ इधर उधर कर लिया आपने और जाके कल्टीवेशन करने लगे। तो आपका नेट सोन एरिया हो गया 5 एकड़ सपोज करिए। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या हो जाएगा, ये 5 एकड़ आपके पास लैंड है, आपने खरीफ सीजन में 5 एकड़ में कल्टीवेशन किया, रबी सीजन में 4 एकड़ में कल्टीवेशन किया और जायद सीजन में 1 एकड़ कल्टीवेशन किया। तो आपके पास ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना हो जाएगा, 5 + 4 + 1 यानी 10 एकड़ का ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो गया। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइड बाय नेट सोन एरिया इनटू 100। वापस आते हैं न्यूमेरिकल पे। अब फार्मर के पास 3 हेक्टेयर का लैंड है, यानी नेट सोन एरिया कितना होगा, नेट सोन एरिया हो गया आपका 3 हेक्टेयर, याद रखिएगा हेक्टेयर में है ये। जबकि उसकी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है, 5 + 7 यानी 12 एकड़। तो ये ऊपर वाली वैल्यू हेक्टेयर में है, नीचे वाली किस में है, एकड़ में है। तो हम इंटरचेंज कर लेते हैं, जो हेक्टेयर में वैल्यू दी है उसको हम एकड़ में बना लेते हैं। 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितना होता है, 2.47 एकड़ होता है। तो 3 × 2.47 एकड़ कितना हो जाएगा, 7.41। कितना हो गया, 7.41। अब 7.41 आ गया हमारा नेट सोन एरिया, और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है, 12 एकड़। तो 12 डिवाइड बाई 7.41 इंटू 100, आप डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 161.9 के आसपास, यानी 162% के आसपास। तो ये हो गई आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी। आप याद रखिएगा
क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, यानी जितनी बार आप कल्टीवेशन कर रहे हैं उन सभी को ऐड कर लेंगे। नेट सोन एरिया मतलब जितनी आपके पास लैंड है उसको कहते हैं नेट सोन एरिया इंटू 100, ये हो जाएगा आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी। और आप याद रखिएगा 1 हेक्टेयर इक्वल टू 2.47 एकड़, ये आपको तो पता ही होना चाहिए, बेसिक सी चीजें हैं। आगे बात करते हैं, इंडिया में जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें से 51% कल्टीवेशन होता है, यानी कि आधे से ज्यादा जो जमीन हमारे पास है हमारे देश में उसमें कल्टीवेशन होता है, जबकि पूरे विश्व में सिर्फ 11% लैंड पर ही कल्टीवेशन होता है। तो इसका मतलब इंडिया जो है ज्यादा यूटिलाइजेशन कर पा रहा है अपनी लैंड का। साथ ही साथ याद रखिएगा इंडिया की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो वर्तमान में 145% के आसपास है। कितनी? 145% के आसपास है। हाईएस्ट कहाँ है क्रॉपिंग इंटेंसिटी? पंजाब में हाईएस्ट है, 190% से भी ऊपर है पंजाब में। अब ये 145 क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वर्तमान में, जो कि आज़ादी से 34% अधिक है। यानी आज़ादी के टाइम कितनी थी इंडिया के पास क्रॉपिंग इंटेंसिटी? तो आप माइनस कर दीजिए 145 से 34 को, आपको मिल जाएगी। इंडिया में जो रेन फेड एरिया है वो लगभग टोटल लैंड एरिया का टोटल नेट सोन एरिया का 67% है। यानी जितनी लैंड है फार्मर्स के पास उसका 67% रेन फेड एरिया है, सूखाग्रस्त, यानी कि अगर बारिश हुई तो ठीक, नहीं तो फिर राम राम। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर है इंडिया में वो 58% पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है, और इंडिपेंडेंस के समय यानी आज़ादी के समय ये 75% पॉपुलेशन को सपोर्ट करता था। इंडिया की जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो पार्ट है, यानी जो आपके एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का पार्ट है, वो आज़ादी के समय 61% था, लेकिन अब वो गिरकर रह गया है 19% रह गया है। इंडिया टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का इंडिया के पास कितना है? 16.8%। टोटल वर्ल्ड में वाटर रिसोर्सेज का इंडिया के पास है 4.2%, और ग्लोबल लैंड का इंडिया के पास कितना है? 2.3%। तो आप देख सकते हैं इंडिया में जो जीडीपी है यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें सबसे ज्यादा पार्ट आता है सर्विस सेक्टर का, फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग का, फिर आता है एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर का लगभग 19% है, जो कि आज़ादी के समय कितना था? 61% था। इंडिया के पास टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है? 329 मिलियन हेक्टेयर, 329 मिलियन हेक्टेयर है इंडिया के पास। इसमें से ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है आपका 195 मिलियन हेक्टेयर, और नेट सोन एरिया कितना है? 141 मिलियन हेक्टेयर। नेट इरिगेटेड एरिया कितना है इंडिया का? 70 मिलियन हेक्टेयर। पहले था 65 मिलियन हेक्टेयर, लेकिन मोदी गवर्नमेंट आने के बाद नेट इरिगेटेड एरिया हो गया 70 मिलियन हेक्टेयर। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। तो आज हमने क्रॉपिंग इंटेंसिटी, मेरे ख्याल से अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पहली बात तो अगर वैल्यू डिफरेंस पैरामीटर में दी हो तो आप उनको इंटरचेंज कर लीजिएगा, हेक्टेयर, एकड़ या बीघा जो भी है सेम वैल्यू में ले लीजिएगा, फिर कैलकुलेशन कीजिएगा, अदरवाइज आंसर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन द्वारा जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स डिवाइड किए गए थे 15, उनमें से किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में शिफ्टिंग यानी झूम कल्टीवेशन होता है? तो पहली बात तो यहाँ पे नंबरिंग दी है, आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, फिफ्थ कौन सा है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप नहीं लगा पाएंगे। इसी मैंने जो पार्ट 1 था उसमें आपको बताया था कि आपको नंबर वाइज याद रखना है, तभी आप लगा पाएंगे। तो शिफ्टिंग यानी झूम कल्टीवेशन होता है ईस्टर्न हिमालयाज रीजन में। कहाँ पे? ईस्टर्न हिमालयाज। वो कौन सा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? सेकंड एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। ये देख लीजिए, फर्स्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन हमारा कौन सा है? वेस्टर्न हिमालयाज, और सेकंड है ईस्टर्न हिमालयाज। फर्स्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन हम लोग पढ़ चुके थे, स्केलेटल सॉइल हम लोगों ने उसमें पढ़ा था। आज पढ़ते हैं सेकंड एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कवर करता है, जो 7 सिस्टर्स हैं उनको कवर करता है, उसके साथ साथ सिक्किम को भी कवर करता है, और वेस्ट बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स यानी दार्जिलिंग को भी कवर करता है। तो याद रखिएगा ईस्टर्न हिमालयन रीजन ये सेकंड एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, और रेड ब्राउन सॉइल के साथ साथ शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी झूम कल्टीवेशन के लिए बहुत फेमस है। झूम कल्टीवेशन क्या होती है आप यहाँ देख लीजिए, ये देखिए जंगलों को साफ कर दिया है, यहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया जाता है। कुछ सालों तक यहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है जब तक यहाँ की लैंड फर्टाइल रहती है यानी उपजाऊ रहती है। जब उपजाऊ नहीं रहती है तो इसको छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मतलब झूम कल्टीवेशन का ये नहीं है कि शराब पी के यहाँ पे झूमते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, फिर इसका नाम हो गया झूम कल्टीवेशन। ठीक है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि झूम कल्टीवेशन कौन से स्टेट में होता है और वो स्टेट कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में है, उसकी नंबरिंग वाइज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप हमारे नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स में इनरोलमेंट कर सकते हैं। इनरोलमेंट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। नाबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज काफ़ी मिनिमल कॉस्ट में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें 3 पैकेज हैं, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3। मैंने सभी स्टूडेंट को सजेस्ट किया है कि पैकेज 3 में आप इनरोल करिए। अदरवाइज आप वीडियोस PDF के लिए अलग पे करते हैं, फिर टेस्ट सीरीज के लिए अलग पे करते हैं, इससे आपको जो है फिनेंशियल लॉस होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा पैकेज 3 में ही आप इनरोल करें।